नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल की क्लास में क्या हुआ था कि कल की क्लास में बोर्ड में थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या का सामना हमें करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कई बार खराब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये छोटी मोटी समस्याएं जो लाइफ समस्याओं का ही तो नाम है, ठीक है ना। तो बस उनसे लड़ना है, उनसे जूझना है। आज की क्लास सुचारू तरीके से चलेगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं? दिन के टारगेट यानी किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमें उस दिन का लक्ष्य, उस दिन के टारगेट लिखने होते हैं कि आज के दिन वास्तव में हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ जानना है। अगर आपने लिख रखे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख रखे हैं तो अभी साथ के साथ लिखिए कि अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे, अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे। अगर आज आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे। अगर आज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर कोई भी टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो पढ़ेंगे तो उसके दौरान क्या पढ़ेंगे। अगर आज आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर किस मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आज आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये पहले से पता होना चाहिए। मिनिमम अगर आपके 8 से 9 घंटे के टारगेट हैं जिसमें क्लासेस का भी टाइम सम्मिलित है तो ये बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए किसी विद्यार्थी के। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी से मिलते हैं या किसी प्राइवेट कर्मचारी से मिलते हैं तो दोनों को ही अपने संस्थान में 8 से 9 घंटे की सेवाएं देनी ही होती हैं। तो ये अभी आपकी सेवा है, ये अभी आपकी जॉब है कि आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है। क्या करना है, आपको 8 से 9 घंटे कम से कम निकालना है। और सब पढ़ने के बाद जो अपना रिवीजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले दिमाग की शक्ति को समझिए। दिमाग ना एक साइकिल के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? एक साइकिल के रूप में। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, ऐसा संभव बहुत कम है कि कल उस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से भूल जाए कि सर कल पढ़ा आज बिल्कुल याद नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत बातें आप भूल जाओगे जिसमें दिमाग का इंटरेस्ट कम है। उसके अगले दिन थोड़ी बहुत बातें, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन। तो जब सर कल कंप्लीट नहीं भूल सकते तो उसका रिवीजन हम कल क्यों करेंगे? नहीं करना होता। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सर उस टॉपिक को हम शाम को ही लेकर बैठ जाते हैं, कल ही उस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, एक स्टडी से पता चला है कि दिमाग का जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, 5वें 6वें दिन आते आते दिमाग उन चीजों को 70% तक भूल चुका होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठाओ, उसका रिवीजन जो हमें करना है वो करना है 7वें दिन। कब करना है? रिवीजन करना है 7वें दिन। उसके बाद एक और साइकिल 14वें दिन के बाद उसका रिवीजन करना है। समय मिल जाए तो 21वें दिन, लेकिन इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। इसको अवॉइड कर सकते हो, 2 रिवीजन कंपलसरी है। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि अगर एक कोई टॉपिक है जो कि सर हमने 1 घंटे में पढ़ा है और रिवीजन करते समय सर 1.5 घंटा हमने लगा दिया, बिल्कुल नहीं। रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है एक तरीके का स्कैन होता है। रिवीजन सरसगड़ी निगाहों से देखना होता है रिवीजन, ठीक है ना। कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इसका ये होगा, इसका ये होगा, केवल सरसरी निगाहों में। समानता कॉन्सेप्ट कहता है कि 1/10 का समय। अगर आपने 1 घंटे में कोई टॉपिक पढ़ा है, 6 मिनट में उसका रिवीजन करिए। 6 नहीं है 10 मिनट ले लीजिए, 10 नहीं है 15 ले लो, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। समानता एवरेज की बात करें तो हम 10 मिनट, 1 घंटे का कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो 10 मिनट आप उसको सरसरी निगाहों से स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। कल जो हमारी कहानी चल रही थी, कल हमारी कहानी चल रही थी सर कुछ अशुद्धि को लेकर। आज की क्लास में जो आपका थंबनेल होगा, जो आपका टॉपिक होगा वो कुछ और दिख रहा होगा। ये चेंज हो जाएगा थोड़ी देर देर के बाद। हमने आपसे कुछ सवाल पूछे, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने लिखे थे और वो सवाल कुछ इस तरीके के थे। सबसे पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो ये था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। और यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, उसको मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं कि अगर तीनों सर्वनाम, तीनों सर्वनाम कौन से? तीनों सर पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होगा सर हमारा अन्य पुरुष। अगर तीनों एक वचन में आ रहे हैं किसी भी वाक्य में, तीनों एक वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं एक वचन में, तो जो इनका क्रम हमने लिखा था कल वो लिखा था 2 3 1। यानी सर पहले जो प्रयोग होगा, पहले प्रयोग होगा जी हमारा मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। 2 3 1 का इनका क्रम होगा। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तुम पहले आएगा, तुम पहले आएगा सर, ये तुम पहले आएगा। 2 3 सर यहां पर वह फिर इसके बाद आएगा, और मैं, और मैं घूमने जा रहे हैं, अब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अब बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे साथ रवि जी हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। कल्पना, सरोज जी गुड मॉर्निंग, और करिश्मा जी करेंगे गुड मॉर्निंग। डीके जी हमारे साथ हैं, संदीप जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, शब्द युग, अच्छा देखो मेगा जी ने कहा है कि गुरु जी शब्द युग समझ में नहीं आए मुझे, एक बार नोट्स पढ़ने का प्रयास करना, उसके बाद देखिएगा। ज्योति जी कह रहे हैं गुरु जी आपने कमेंट नहीं देख रहे हैं, वाह, आपके कमेंट नहीं देखेंगे हम, कैसी बात कर रहे हैं आप। चलिए, दीपिका जी कह रहे हैं कि गुरुजी स्टार्ट हो रहा है। राधे राधे जी, राधे राधे। सालू जी हमारे साथ हैं, कोमल, कोमल जी हमारे साथ हैं, सृष्टि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर अनुपमा जी हमारे साथ हैं, अंजू जी हमारे साथ हैं। वॉइस इज लो, वॉइस कम है क्या? क्या आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, बताइएगा जरा। राज किशोर जी कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, अंजू जी हैं, और निशा दिंजल जी हमारे साथ हैं, अन्नू जी हमारे साथ हैं, अनुपम यादव जी हमारे साथ हैं, प्रियंका जी हैं, सिमरन जी भी हमारे साथ हैं, पल्लवी जी भी हैं, अनिल यादव जी भी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका शुद्ध रूप हमें पता चल गया। अब याद रखिएगा, ये मैं और ये मैं, जमीन आसमान का अंतर है इसमें, ठीक है ना। इस मैं में, उस मैं में जमीन आसमान का अंतर है। इस मैं का प्रयोग एक कारक की तरह होता है, और वो किसी इंसान के नाम के स्थान पर होता है, यानी ये सर्वनाम है। किसी इंसान के लिए प्रयोग होगा कि मैं घर जा रहा हूं, मैं यानी जो घर जा रहा है उसमें प्राण होंगे, वो ये वाला मैं है। और बाल्टी में पानी भर दो, बाल्टी में पानी भर दो, फिर ये वाला मैं आएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, आगे चलो। कल एक और नियम देखा था कि सर अगर इन्हीं सर्वनामों का प्रयोग बहुवचन में हो जाए, इन्हीं सर्वनाम का प्रयोग अगर बहुवचन में हो जाता है तो क्रम हो जाता है 1 2 3। कौन सा क्रम हो जाता है? 1 2 3। 1 2 3 के लिए तुम, वे और हम, ये तो गलत होगा। सर पहले प्रयोग होगा मैं का, मैं यानी हम का प्रयोग, क्योंकि ये बहुवचन में है, हम आ जाएगा। फिर सर टू यानी तुम का प्रयोग होगा, और के साथ सर फिर आ जाएगा वे, क्या आ जाएगा? वे, घूमने जा रहे हैं। अब ये इसका शुद्ध रूप होगा। एक और नियम देखा, और वो नियम कुछ इस तरीके का था, ये रहा। हमने सर 3 शब्द लिखे, और तीनों शब्दों को किसकी सहायता से जोड़ा? और की सहायता से। किसकी सहायता से जोड़ा था? और की सहायता से। और यहां पर मैंने 2 और शब्द बताए कि किसी भी वाक्य में अगर और आ रहा है, किसी भी वाक्य में अगर तथा आ रहा है, किसी भी वाक्य में अगर एवं आ रहा है, ये 3 शब्द आ रहे हैं, इन तीनों शब्दों से या किसी 3 पदार्थ, 3 वस्तुओं, या फिर किन्हीं 3 शब्दों को जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर जो क्रिया का प्रयोग होगा, इनके लिए क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी। किसमें होगी? बहुवचन में होगी। और पुल्लिंग की तरह व्यवहार करेगी। किसकी तरह? पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाली होगी। रही है, रही है, इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है ना। यानी पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। अब देखिए जरा, यहाँ पर सर पी रही है, एक तो यहाँ पर सर क्रिया स्त्रीलिंग है, रही है का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग नहीं होगी। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर अंकी बिंदी है, इसे कहते हैं अनुस्वार, यानी क्रिया बहुवचन में है। इसमें है बहुवचन में। कल बहुवचन और एक वचन देखे थे ना, कल बहुवचन और एक वचन देखे थे ना, क्या हुआ? वॉइस सही है, किसी को हे भगवान क्या हुआ? दिस इज, ठीक है ना। हमारे जो कंप्यूटर जी हैं उन्होंने कह दिया है कि साउंड बिल्कुल ठीक है। माई क्लास इज बफरिंग, क्लास बफर हो रही है। कंप्यूटर जी क्लास बफर हो रही है क्या? देखो वॉइस बिल्कुल ठीक है, वॉइस में देख पा रहा हूँ एकदम से सही है वॉइस। वॉइस के साथ साथ क्लास बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपकी क्लास में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर आवाज कम आ रही है, या फिर किसी के यहाँ पर बफरिंग हो रही है किसी के फोन में, उसके लिए ना एक उपाय है, और वो उपाय थोड़ा सा कारगर है, उसको हर एक विद्यार्थी को अपनाना है, ठीक है ना। वो उपाय क्या है? देखो कई बार क्या है ना कि जी, ये जो हमारा फोन है, जैसे ये मेरा फोन है, इस फोन में पता है क्या है? छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में ना धूल मिट्टी के कण भर जाते हैं, और उस धूल मिट्टी के कारण आवाज नहीं आ पाती ठीक से। कई बार क्या होता है, नेटवर्क पकड़ते समय फोन को बड़ी दिक्कत होती है, नेटवर्क ठीक से नहीं आते। आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कि अपने साथ 10 रुपए का एक सिक्का या एक नोट लेकर जाना किसी किराना शॉप पर, और वहां से एक सर्फ एक्सल का छोटा सा पाउच खरीदना, ठीक है, जो छोटा वाला पाउच आता है। घर आकर एक एक बाल्टी में, या फिर एक भगोने, जो भी आपका घर में पात्र है, उसमें गर्म पानी करना है। उस गर्म पानी में उस सर्फ को अच्छी तरीके से मिलाना है। पहले क्या करना है कि 5-10 मिनट के लिए ना, ताकि मैल फूल जाए, ताकि ये जो धूल के कण हैं वो जल्दी से बाहर आ पाए, 5-10 मिनट के लिए फोन को उस पानी में गलाकर रखना। फिर अच्छे से साफ सफाई करना, ठीक है ना। अच्छे से, अब देखो आपके पास कोई गंदी वस्तु रहेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसमें धूल मिट्टी भरी हुई है, इसको पहले साफ करिए। साफ करने के बाद 5 मिनट इसको धूप में सुखा कर रखिएगा। उसके बाद किसी की फोन में अगर आवाज नहीं आ रही है, फिर सभी की आवाजें आपको सुनाई देंगी। माता जी भी कुछ कहेंगी, वो भी आवाज आपको आएंगी।
पिताजी भी कुछ कहेंगे, वो भी आवाज आपको सुनाई देगी। अगर किसी के क्लास में बफरिंग हो रही है तो उसका भी उपाय, बिल्कुल बफरिंग नहीं होगी, फिर तो क्या होगा, फिर तो आपकी आपकी क्लास क्या, आपकी जिंदगी सुचारू तरीके से चलने लगेगी, जिंदगी में कोई बफरिंग नहीं होगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आरामदायक एकदम जिंदगी हो जाएगी। तो किसी की क्लास में दिक्कत आ रही है तो अपनाने का जरूर प्रयास करिएगा, अन्यथा क्लास पर फोकस करिए। ठीक है, आगे आ जाओ। तो गाय, घोड़ा और भैंस, तो सर क्रिया किस में प्रयोग होगी, क्रिया होगी सर बहुवचन में और स्त्रीलिंग में। अब देखिए जरा, यहां पर सर पहले तो इस क्रिया को पुल्लिंग बनाने का प्रयास हम करते हैं, अभी तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बनाते हैं कि पानी पी रहा है, ये सर हो गई क्रिया पुल्लिंग की, पानी पी रहा है। अब सर क्रिया क्या होनी चाहिए, बहुवचन में भी होनी चाहिए, यानी एक से ज्यादा नामों के लिए भी आनी चाहिए। तो अब इसको बहुवचन में बना रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। अब ये सर हो गया इसका बहुवचन, ये क्या है, ये है सर इसके बहुवचन रूप में, और सर ये है इसके एक वचन रूप में, इसमें है एक वचन रूप में। तो सर यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुवचन में आएगी, पुल्लिंग में होगी, पुल्लिंग में है और बहुवचन में है। शुद्ध रूप क्या होगा कि गाय, घोड़ा और भैंस एक घाट से पानी पी रहे हैं, ये होगा, पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। जरा ध्यान से देखिए, जो अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं ना, आपने शायद नोटिस नहीं किया, आपने नोटिस नहीं किया, यहां पर भी और था, यहां पर भी और था। और क्रिया किस में प्रयोग हो रही थी, क्रिया सर पुल्लिंग है और बहुवचन में है। क्रिया कैसी है, क्रिया पुल्लिंग है और बहुवचन में है। समानता यही नियम लगते हैं और समानता इसी तरीके से नियम होते हैं। इससे पहले एक और सवाल किया, इससे पहले मैंने एक और सवाल पूछा, यहां पर भी मैंने और का प्रयोग किया, क्रिया सर पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ साथ बहुवचन में क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर जो नियम हमने देखा था वो था कि ये तो था जी हमारा सर्वनाम का नियम, एक वचन वाला, उसके बाद सर ये था बहुवचन वाला 1 2 3 में। उसके बाद हमने ये तीन शब्द देखे कि सर जहां पर और, एवं और तथा आ जाता हो वहां पर क्रिया पुल्लिंग में और बहुवचन में प्रयोग होती है। एक सवाल अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सवाल का उत्तर बताइएगा। ये रहा, एक अथवा वाला भी सवाल देखा था, यहां पर भी तीन शब्द देखे, तीन शब्द कौन से थे, अथवा था, अथवा के साथ एक शब्द था या के साथ कई बार वा जोड़ा जाता है। जहां पर ये तीनों शब्द आ जाते हैं ना, तो वहां पर जो क्रिया है, क्रिया सर अंतिम वाले शब्द की तरह प्रयोग होती है, जो अंतिम में शब्द जोड़ा गया है। अंतिम में शब्द यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे गाय है कि क्या है, घोड़ा है कि क्या है, कुछ नहीं, अंतिम शब्द से काम है। अंतिम शब्द भैंस है और भैंस आ रही है, भैंस खा रही है, भैंस जा रही है, स्त्रीलिंग की तरह ये प्रयोग होता है। किसकी तरह, स्त्रीलिंग की तरह ये प्रयोग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग यहाँ यानी सर यहाँ पर ये तो पुल्लिंग की तरह प्रयोग हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। स्त्रीलिंग में क्रिया होगी, क्या भैंस एक है कि भैंस एक से अधिक है, भैंस सर एक ही है। अगर भैंस एक है तो वहां पर क्या होगा, एक वचन में प्रयोग होगा, यानी सर क्रिया स्त्रीलिंग होगी और एक वचन में होगी कि यहाँ पर पानी पी रही है। अब ये बिल्कुल शुद्ध होगा, पानी पी रही, क्रिया स्त्रीलिंग में है और स्त्रीलिंग के साथ साथ एक वचन में है कि गाय, घोड़ा अथवा भैंस एक घाट से पानी पी रहे हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर अगर यहाँ पर घोड़ा है तो वहां पर आपने उसको स्त्रीलिंग में क्यों प्रयोग किया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या है, अगर ये घोड़ा इसके अंत में होता तो हम क्या प्रयोग करते, फिर इसके अनुसार इसके लिंग, वचन और कारक आते। अभी अंतिम शब्द ये है, इसके अनुसार हमारी क्रिया प्रयोग हुई है। ठीक है जी, क्लियर हुई, क्लियर हुई चीजें, क्लियर हुई चीजें, पी रही है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात, आगे चलते हैं। एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, ये रहा, मैंने कुछ पेन और पेंसिलें खरीदी, इसका शुद्ध रूप बताइए मुझे, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। फिर इसके बाद एक अथवा वाला और एग्जाम्पल करेंगे, फिर आते हैं अगले वाले वाक्यों की तरफ। चलिए सोचिए कि मैंने कुछ पेन और पेंसिलें खरीदी, यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, सर और के प्रयोग से पेन जोड़ा गया और पेंसिलें जोड़ी गई। और हमें पता है कि कहीं पर और आता है, कहीं पर तथा भी आ जाए, कहीं पर एवं भी आ जाए, तो सर इसके लिए जो क्रिया का प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगी और बहुवचन के साथ साथ पुल्लिंग होगी। वहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। ठीक है, चलिए, तो सर इस क्रिया को पहले पुल्लिंग में बनाओ कि मैंने कुछ, मैंने कुछ पेन और पेंसिलें, पेंसिलें, अब देखो बहुवचन में होगी और पुल्लिंग होगी, बहुवचन और पुल्लिंग यानी खरीदे, मैंने कुछ पेन पेंसिलें खरीदे। अब ये इसका शुद्ध रूप हुआ,
खरीदी नहीं, खरीदे का प्रयोग होगा। अब ये एकदम से सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ये चीज क्लियर हुई, अच्छी बात है। एक और सवाल इससे मिलता जुलता, एक और ये रहा, एक और ये रहा। मैंने कुछ पेन अथवा पेंसिलें खरीदे, मैंने कुछ पेन अथवा पेंसिलें खरीदे, यहां पर हमने किस चीज का प्रयोग किया, अथवा। ये तीनों शब्द बार बार आते हैं, या व, मैंने पेन व पेंसिल खरीदी, इस तरीके से भी आ सकता है। इसके लिए सर अंतिम वाले शब्द के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अंतिम वाला शब्द क्या है, पेंसिल है। अब ये आपको चयन करना है कि पेंसिल स्त्रीलिंग है कि पेंसिल पुल्लिंग है। पेंसिल टूट गया कि पेंसिल टूट गई, कौन सा सही है। पेंसिल गिर गया कि पेंसिल गिर गई। पेंसिल चोरी हो गई कि पेंसिल चोरी हो गया, क्या होगा, चोरी हो गई। यानी सर पेंसिल टूट गई स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी। अच्छा, क्या एक पेंसिल है कि एक से ज्यादा पेंसिल है, क्या एक पेंसिल है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, यानी पेंसिलें का प्रयोग हुआ है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। और यूपीएससी पूछ चुकी है ऐसे सवाल, ठीक है ना। हाँ, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यानी क्रिया किस में होगी, स्त्रीलिंग में होगी और बहुवचन में होगी, याद रखिएगा। ये जो क्रिया है स्त्रीलिंग, यानी एक तो प्रयोग होगा सर खरीदी, ठीक है जी, खरीदी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन वाली क्रिया बना दी और स्त्रीलिंग में बना दी। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, खरीदी, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई, अच्छी बात है। अब तीन शब्द लिख रहा हूं, इन तीनों शब्दों में चयन करना कि शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है, या फिर तीनों ही शुद्ध है। पहला शब्द श्रृंगार, दूसरा शब्द पत्नी, तीसरा शब्द उज्जवल, चौथा शब्द भी लिख लो, चौथा शब्द भी लिख लो, इसको क्यों छोड़ो, वधु, वधु, वधु। ये चार शब्द लिखे गए हैं, आपको चयन करना है कि इनमें से कितने सही हैं या कितने गलत हैं। अच्छा, ऐसा कितनों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों के चारों सही हैं, चारों बिल्कुल सही हैं, ऐसे कितने लोग हैं। एक रक्षा ठाकुर जी कह रहे हैं गुरु जी ओनली क्रिया चेंज होगा। हाँ देखो, जहां पर क्या है ना कि इस तरीके के शब्द आते हैं तो क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया ही चेंज होती है उसके आधार पर, ठीक है ना। गुरु जी तीन सही है, गुरु जी बस चार सही है, चारों के चारों सही है, ठीक है। यानी देखिए, अगर आप, अच्छा आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि सर दो सही है और दो गलत है, या ऐसे कितने हैं कि सर ये चारों सही है कोई भी गलत नहीं है, या ऐसे कितने हैं कि सर तीन सही है एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, दो सही है सर तीन सही है। अब जरा देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर ये सिंगार लिखा गया है, सबसे पहली बात है तो ये गलत है, सिंगार इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ये जो एक्स्ट्रा डंडे का प्रयोग यहाँ पर होता है ना, हमें पता नहीं होता कि सर शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं और हम जल्दबाजी में उसको सही करके चले जाते हैं। जैसे एक सिंगार लिखा जाता है इस तरीके से, ये जो एक्स्ट्रा डंडे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ये नहीं होता सिंगार। एक तो ये गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी। सर पत्नी शब्द ऐसे लिखा गया है, यहां पर पत्नी पर किसकी मात्रा है, छोटी ई की, किसकी मात्रा लगाई गई है, छोटी ई की। पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है क्या, पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे कंप्यूटर जी हैं, कंप्यूटर जी से आप कभी भी पूछो कि क्या पत्नी के काम छोटे मोटे होंगे, अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, नायक नायिका का जोड़ा है ये, ठीक है ना, जिसकी अभी हाल फिलहाल में शादी होती है उसे कहते हैं नायक नायिका। तो और नायक शब्द का अर्थ एक प्रकार का राजा भी होता है, राजा एक प्रकार का मुखिया भी होता है, जिसके अंतर्गत 10 गांव का शासन आता है। जो 10 गांव का राजा होता है ना, उसे नायक बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर पत्नी कभी छोटे मोटे काम कर सकती है क्या, कभी नहीं, तो छोटी ई की मात्रा आपने कैसे लगा दी, पत्नी के काम होते हैं बड़े बड़े, बड़ी ई की मात्रा आएगी पत्नी पर, ठीक है। चलिए, उज्जवल जो शब्द लिखा गया है, क्या ये सही शब्द है, उज्जवल शब्द सही है, उज्जवल गलत शब्द है। उज्जवल की अगर मैं बात करूं, उज्जवल दो जा आते हैं जो कि वा पर जुड़े होते हैं, अब ये उज्जवल सही हुआ। दो आधे जा होते हैं जो कि वा पर जुड़े हुए होते हैं, अब उज्जवल सही हुआ। वधु शब्द की बात करें तो वधु शब्द भी गलत है, वधु पर बड़ी ऊ की मात्रा आती है, किसकी मात्रा आती है, बड़ी ऊ की मात्रा।
चारों के चारों शब्द गलत थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको चारों के चारों शब्द सही लगे, चारों के चारों शब्द में किसी भी प्रकार की गलती नहीं लगी। इस तरीके के कुछ चुनिंदा शब्दों का संग्रह हमने कल की भी क्लास में आपको दिया था, आज की भी क्लासेस में है, ठीक है। आज की भी क्लासेस में बस आपको क्या करना है, केवल पढ़ने हैं, केवल पढ़ने हैं और कुछ नहीं, कि बस केवल इनको सरसरी निगाहों से पढ़ना है। उसके साथ ही वाक्य भी है, ठीक है, वाक्य भी है, अच्छी बात है। अब देखो इन्हीं शब्दों के साथ साथ किन्हीं वाक्यों पर प्रैक्टिस करते हैं। 3 वाक्य हैं आपके सामने, तीनों वाक्यों को पहले ध्यान से पढ़िए और सोचिए किस किस प्रकार की गलती हो सकती है। इन सभी वाक्यों में किस किस प्रकार की गलती हो सकती है। देखो ये हिंदी जो है ना, ये जो भाषा है हमारी दैनिक व्यवहार की भाषा है, दैनिक बोलचाल की भाषा है। अगर दैनिक बोलचाल की भाषा में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम गलत तरीके से कर देते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे मैंने कहा दही खाया जाता है, मुझे बताइए, मैंने लिखा दही खाया जाता है, खाया जाता है, या फिर दही खाई जाती है। दही खाया जाता है या फिर दही खाई जाती है, किस चीज का प्रयोग करोगे, किस चीज का प्रयोग करोगे? सिर्फ दही खाया जाएगा कि खाई जाएगी? सिर्फ आपके यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अगर आपका संबंध बिहार राज्य से है या पूर्वी उत्तर प्रदेश से है या फिर हल्का सा झारखंड से है, तो आपके यहाँ पर दही खाई जाती होगी, लेकिन सामान्यतः दही पुल्लिंग होती है, दही खाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं। एक वाक्य लिखा है हमने कि उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं। क्या ये सही वाक्य हो सकता है? सर ये ऐसे कैसे सही हो जाएगा? यहां तक तो बिल्कुल सही है। यहां पर उसके का प्रयोग किया गया, यहां पर पिताजी का प्रयोग किया गया, और पिताजी के साथ साथ यहां पर एक शब्द लिखा है अध्यापक, ये भी बिल्कुल सही लिखा है सर। उसके पिताजी अध्यापक हैं, ये बिल्कुल सही होगा। अध्यापक लगे हुए से क्या औचित्य है? कोई भी औचित्य नहीं। उसके पिताजी अध्यापक हैं, यहां पर गलती कहां थी? ये गलती थी, ये गलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर भी आदरणीय शब्दों का प्रयोग होता है, जी आप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, किसी आदरणीय व्यक्तित्व के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसके लिए क्रिया हमेशा बहुवचन में आती है। कैसी आती है? बहुवचन। जैसे आपने कहा कि पिताजी, पिताजी आ गया, पिताजी आ गया, कि पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। कौन सा वाक्य बिल्कुल सही होगा, कि पिताजी आ गए या फिर पिताजी आ गया? कौन सा वाक्य सही होगा, कि पिताजी आ गया या फिर पिताजी आ गए? सर किसी भी व्यक्ति के पिताजी तो एक ही होते हैं, और अगर पिताजी एक ही हैं तो यहां पर इसका प्रयोग करो कि पिताजी आ गया। यहां पर सर आपने बहुवचन का प्रयोग क्यों किया कि पिताजी आ गए? एक से अधिक तो नहीं है, एक ही है, लेकिन हमने इसलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि सर यहां पर आदरणीय शब्द है, और आदरणीय शब्दों को सामान्यतः बहुवचन में रखा जाता है। पिताजी आ गए, अगर आपने गलती से भी ऐसा कहने का प्रयास किया कि पिताजी आ गया, और अगर उन्होंने सुन लिया, तो उनसे पहले कुछ उड़ता हुआ आएगा, उनका जूता उड़ता हुआ आएगा, ठीक है ना। ऐसा प्रयोग मत करना, पिताजी आ गए, अभी बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया है का प्रयोग है। पिताजी अध्यापक हैं, पिताजी अध्यापक हैं, पिताजी अध्यापक है नहीं, पिताजी अध्यापक हैं, ठीक है। आगे चलिए, तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो, तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है सर, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में ही शब्द निहित होते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? एक प्रकार के शब्दों की ही तो श्रेणी है, शब्दों का ही तो प्रकार है। शब्द के माध्यम से हम कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हाँ भाई हम ये प्रतिज्ञा ले ले रहे हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर जी ने ली कि सर मैं जब जब घर जाऊंगा तब तब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाऊंगा। ये हमारे कंप्यूटर जी ने किसी और के सामने प्रतिज्ञा ली है, अपनी धर्मपत्नी के सामने, कि सर जब भी घर जाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर यहाँ पर अलग से शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि अपनी तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। अब ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, बिल्कुल सही लिखा गया है। इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मली पढ़ने का प्रयास करें तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की गलती है, लेकिन वास्तव में गलती है। सर प्रश्न का समाधान नहीं होता, समाधान तो किसी समस्या का होता है, समाधान तो किसी समस्या का होता है, समस्या का समाधान होगा। प्रश्न का तो सर उत्तर मिलता है, प्रश्न का क्या मिलता है? उत्तर। तो यह समस्या की जगह क्या आएगा? उत्तर। कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। समाधान की जगह क्या होगा?
अगर यहाँ पर पहले अगर समस्या लिखा होता कि इस समस्या का समाधान बिल्कुल मुझको मिल गया, बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न के लिए तो उत्तर शब्द बिल्कुल सटीक होगा। इसका सुदरूप उत्तर। चलिए, शासन, प्रशासन, अनुशासन में अंतर कौन सा होगा? जानवी जी के द्वारा एक सवाल है कि सर शासन किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, और प्रशासन किसे कहते हैं। अभी आ रहे हैं इस भी सवाल पर, अच्छे शब्द हैं। आगे कुछ नहीं है, बस आगे उपसर्ग जोड़कर ये शब्द बना दिए गए हैं। एक में अनु उपसर्ग है, एक में प्र उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें देखनी है कि सर एक तो जी का प्रयोग हुआ है, यानी आदरणीय शब्द है। और जैसे ही आदरणीय शब्द देखा तो सबसे पहले क्रिया देखो कि क्रिया बहुवचन में है कि नहीं है। क्रिया सर बहुवचन में है, जाते हैं, जाते हैं का प्रयोग किया गया है। पहली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हुई, यहां पर बिल्कुल ठीक है। दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द है सर प्रातः काल। प्रातः काल का अर्थ क्या होता है? प्रातः काल का अर्थ होता है कि सर जो सुबह का बिल्कुल समय होता है, जो भोर का समय होता है, उसे कहते हैं प्रातः काल। सुबह सुबह का समय, सूर्य अभी अभी उगने ही वाला है, वो प्रातः काल है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर प्रातः काल का अर्थ सुबह का समय होता है तो अलग से समय लिखने की क्या आवश्यकता? अलग से समय तो नहीं आएगा। इसका सुद्रूप क्या होगा कि दादाजी, दादाजी प्रातः काल, पेन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है ना। अब ठीक है, दादाजी प्रातः काल नित्य घूमने जाते हैं। दादाजी प्रातः काल नित्य घूमने जाते हैं। नित्य का अर्थ होता है कि हर रोज, प्रतिदिन घूमने जाते हैं। उसकी भाषा देवनागरी है, ये तो बिल्कुल गलत है सर। देवनागरी भाषा थोड़ी है, देवनागरी तो लिपि है। या तो यहां पर हिंदी शब्द का प्रयोग करो या फिर यहां लिपि शब्द का प्रयोग करो। अब सर दिक्कत यह है कि हम किस चीज का प्रयोग करें। या तो यहां पर इसको देखो ऐसे शुद्ध करें हम कि उसकी भाषा हिंदी है, उसकी भाषा हिंदी है, या तो ऐसे प्रयोग होगा। या फिर सर इसका प्रयोग ऐसे होगा कि उसकी लिपि देवनागरी है, उसकी लिपि देवनागरी। कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा ठीक होगा? कि उसकी भाषा हिंदी है या फिर उसकी लिपि देवनागरी है। यानी एक जगह पर तो मैंने इस देवनागरी को चेंज कर दिया, इसकी जगह हिंदी शब्द का प्रयोग किया। फिर एक जगह मैंने क्या किया कि देवनागरी तो एज इट इज रहने दिया, भाषा की जगह यहां पर लिपि कर दिया। कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा शुद्ध होगा? दोनों ही शुद्ध होंगे, दोनों में से गलत कोई नहीं है। कि उसकी लिपि देवनागरी है, यानी वह देवनागरी लिपि का प्रयोग करता है। यहां पर मैंने क्या प्रयोग किया कि उसकी भाषा हिंदी है। लेकिन समानता हम प्रायोरिटी पर किसे रखते हैं? समानता प्रायोरिटी पर रखते हैं पहले वाले शब्दों को। जो पहले आ गए वो आ गए, जो शब्द पहले प्रयोग हो गए वो हो गए। यानी पहले अगर भाषा शब्द प्रयोग हो रहा है तो चेंज करेंगे फिर इस वाले शब्द को, ठीक है ना। चेंज फिर किस वाले शब्द को करते हैं? जो पहले प्रयोग हो गए, फिर इसे आधार मानकर हम अगले वाले शब्द को चेंज कर देते हैं, आगामी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहां किया कि सर अगर हमने प्रातः काल शब्द को भी तो हम हटा सकते थे, केवल सुबह का समय कर देते, ठीक है ना, वो ठीक हो जाता। लेकिन पहले हम जो शब्द आ गया ना पहले, उसे आधार मानकर फिर आगे वाले को चेंज कर देते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। दिन भर घोड़े भौंकते रहे, ये तो बिल्कुल गलत है। घोड़े सर हिनहिनाते हैं, भौंकते थोड़ी। ये तो आम सवाल था, ये तो हम ऐसे ही उत्तर कर देंगे। आगे चलिए, आगे चलिए, कुछ और सवाल है। मसूरी की दृश्यावलियां सुंदर है, मसूरी की दृश्यावलियां सुंदर है। पढ़ने से पता चलेगा कि सर बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में गलती है, वास्तव में गलती है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि मसूरी के दृश्य। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है सर दृश्य, और दृश्यों के साथ क्या शब्द जोड़ा गया है? वलियां। कि मसूरी की दृश्यावलियां, वलियां शब्द का अर्थ होता है जो देखने योग्य हो, उसे कहते हैं। तो सर जो दृश्य का भी तो अर्थ है, दृश्य का भी अर्थ क्या होगा? जो देखने योग्य हो। तो मसूरी के दृश्य सुंदर है, बिल्कुल शुद्ध होगा। क्या होगा? मसूरी, मसूरी के दृश्य सुंदर है, मसूरी के दृश्य सुंदर है, बिल्कुल शुद्ध रूप होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। यहां पर सब पंडित जी का प्रयोग हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी का प्रयोग हुआ है। जी, ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। अब देखो, ख्याति प्राप्त का ही अर्थ क्या है कि सब प्रसिद्ध होना, तो अलग से प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग क्यों होगा? अब जरा ध्यान रखिएगा, मैं किस शब्द को हटाऊं?
ख्याति प्राप्त को हटाऊं कि प्रसिद्ध को हटाऊं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। ख्याति प्राप्त का भी अर्थ वही है, प्रसिद्ध का भी अर्थ वही है। तो सर मैं इसको आधार मानूंगा और इसको हटा दूंगा। इसको आधार मानते हुए किसको हटाऊंगा? अगले वाले को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त नेता थे, बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल सटीक उत्तर, प्रसिद्ध नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि सर यहां पर किसका प्रयोग हुआ? और का प्रयोग हुआ। और के लिए सर हमने बहुवचन के बारे में पढ़ा है और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा है कि क्रिया बहुवचन में प्रयोग होगी और पुल्लिंग में प्रयोग होगी। बिल्कुल सही है, ये बात तो सर यहां पर बिल्कुल जायज हुई, ये बात तो बिल्कुल सटीक बैठी। उसके साथ कि सर गांव के मनुष्य ईमानदार, क्या गांव मैंने सही लिखा है? गांव की शुद्ध वर्तनी ये होगी या फिर गांव की शुद्ध वर्तनी ये होगी? कौन सा वाला गांव ठीक है? क्या गांव हमने सटीक लिखा है? कौन सा वाला गांव सही होगा? ये वाला गांव कि ये वाला गांव? तो ज्यादातर जो प्रयोग होता है ना गांव के लिए, वो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। याद रखिए ये चंद्र बिंदु है, इसका मतलब ये है कि ये हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। ये नहीं, ये नहीं। हालांकि अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। एक हिंदी के लिए प्रयोग होता है, एक संस्कृत में प्रयोग होता है। लेकिन कई बार शब्द अर्थ में भिन्नता को देखते हुए अर्थ प्रयोग के आधार पर इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हंस, जैसे मैंने ऐसे लिखा और मैंने ऐसे लिखा, इन दोनों शब्दों का अर्थ बताइए। इन दोनों शब्दों का एक ही शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन समानता जो हम अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में करते हैं वही परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाता है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन कई बार शब्दों में भिन्नता होते हुए भी इसका हम प्रयोग कर देते हैं। इसका अर्थ है सर ये एक प्रकार की क्रिया है हंसना, और ये क्या है? ये मराल पक्षी को कहते हैं। मराल पक्षी यानी जो एक हंस एक पक्षी होता है, मान्यता यह है कि वो मोती चुगता है, मोती चुगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति है। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त, अच्छा ये तो हो गया। गांव के मनुष्य, एक तो सर हमें गांव को ठीक करना है, गांव को यानी गांव शब्द को ठीक करना है। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको दो तरीके से हम शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, या तो इसको कर सकते हैं कि गांव के लोग, मनुष्य की जगह एक शब्द का प्रयोग होगा लोग, क्योंकि लोग शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए वहां पर बहुवचन का प्रयोग है। या फिर केवल इसको हटाकर हम एक और शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामीण। कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? ग्रामीण। ग्रामीण ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। फिर ग्रामीण के बाद एक अल्पविराम चिन्ह आप लगाओ तो लगा देना। या तो ग्रामीण शब्द का प्रयोग करो केवल, या फिर गांव के लोग, दोनों ही बिल्कुल शुद्ध होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, या तो ग्रामीण या फिर गांव के लोग। ठीक है, या तो ग्रामीण या फिर गांव के लोग। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अगले वाले कुछ सवाल देखते हैं। एक और सवाल, आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया है? पढ़ने से पता ही नहीं चलेगा कि सर यहां पर गलती है, अंदाजा ही नहीं होगा। एक शब्द हमने पढ़ा था अंश, पढ़ा था ना अंश, और अंश शब्द के कई अर्थ मैंने आपको बताए थे। अंश का एक अर्थ होता है टुकड़ा, और एक अर्थ, एक शब्द और था अंक। क्या था? अंक। अंक के भी कई अर्थ मैंने बताए थे। अंक का एक अर्थ मैंने आपको भाग्य बताया था। अंक का एक अर्थ सर संख्या बताया था। अंक का सर मैंने नाटक का एक अध्याय लिखा था, नाटक का अध्याय। अगर आपने कोई नाटक या कोई किताब पढ़ी है तो आप प्रयोग करते हैं कि आपने उसका एक अंक पढ़ लिया। उसके लिए अंक का एक अर्थ सर निशान बताया था। निशान मतलब जहां पर हमने चंद्रमा के लिए शब्द को प्रयोग किया था कि भाई जिस पर खग, यानी खग को कहते हैं मृग। मृग यानी हिरण, मृग का अर्थ हिरण भी होता है, खरगोश भी होता है। तो जहां पर शशांक का अंक है, जहां पर खरगोश का चित्र है, आपने इस कहानी का कितना अंश अंश पढ़ लिया है? भाग की जगह सटीक शब्द कौन सा होगा? अंश। क्या होगा? आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया है? अंश मतलब कितना हिस्सा पढ़ लिया है। ठीक है, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? या तो अंश या फिर अंश ही सही हो। ठीक है ना? आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ा। अगर यहां पर कहानी की जगह नाटक शब्द लिखा होता तो मैं यहां पर अंक की जगह क्या प्रयोग करता? अंक।
कि आपने कौन सा अंक पढ़ लिया है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। या तो यहाँ पर अंश शब्द का अगर नाटक यहाँ पर प्रयोग होता तो मैं वहां पर अंक शब्द का प्रयोग करता। कुछ और सवाल करिए, कुछ और सवाल करिए इसी से संबंधित। इस सवाल को देखिए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, राम दोपहर 2 बजे घर आया। दोनों वाक्यों में बताना है कि क्या कुछ गलती है या फिर गलती ही नहीं है। बंदूक एक उपयोगी से, बंदूक सही लिखा है, एक सही लिखा है। देखो एक से भी कई बार सवाल बनते हैं। एक ये मैंने शब्द लिखा, इसका जो बहुवचन होता है वो होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। कई बार लोग इसका भी बहुवचन बना देते हैं, अनेक का कर देते हैं अनेकों। क्या कर देते हैं? अनेकों। बार बार आपने ये शब्द देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आज मुझे घर में अनेकों काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। इस शब्द का सर हमने क्या किया? बहुवचन बनाया। इसका भी बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ऐसा कोई शब्द हमारी हिंदी में नहीं होता, ऐसा कोई शब्द हमारी हिंदी में नहीं होता। किसी भी वाक्य में दिखे वाक्य गलत कर देना कि ये वाला वाक्य गलत है या फिर यहाँ पर बहुवचन संबंधी गलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अनेक बिल्कुल सही है, अलग से इसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। सबसे पहले समझो कि अस्त्र क्या है, किसे कहा जाता है अस्त्र। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर अस्त्र। किस किस को पता है कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बंदूक एक शस्त्र होगा। क्यों? क्योंकि इसे शस्त्र कहते हैं ऐसे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, हाथ में पकड़कर जो चलाए जाते हैं। यानी जब वो हथियार दुश्मन को लगे तो आपके हाथ में होना चाहिए। यानी ऐसा कोई हथियार जो दुश्मन को छुए तो आपके हाथ में होना चाहिए। तलवार, तलवार जब दुश्मन को काटती है या फिर दुश्मन को मारती है तो उसका एक हिस्सा आपके हाथ में होता है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से बंदूक, बंदूक जब आप चलाते हैं ना, जब गोली उसको लगती है तो बंदूक आपके हाथ में होती है। बंदूक को हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, ठीक है ना। तो बंदूक क्या होगी सर? बंदूक अस्त्र नहीं होगी, बंदूक एक प्रकार का शस्त्र है जिसको हाथ में पकड़कर चलाते हैं, याद रखिए। उसके साथ अगर मैं अस्त्र की बात करूं, जैसे एक मूवी आई थी अभी, ब्रह्मास्त्र आई थी ना एक मूवी, ब्रह्मास्त्र। यानी सर ऐसा कोई हथियार जिस पर मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जो दुश्मन पर फेंक कर चलाया जाए। कैसे? जो दुश्मन पर फेंक कर चलाया जाए सर, उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र। या जिस पर मंत्रों का प्रयोग हो। जैसे अगर आपको ब्रह्मा जी का हथियार चाहिए तो आप ब्रह्म देवता के कुछ मंत्र उच्चारित करोगे, ओम ब्रह्म देवाय नमः, या फिर जो भी मंत्र होते होंगे वो आप बोलोगे, तब वो ब्रह्मास्त्र प्रकट होगा। अग्नि देवता का कोई हथियार चाहिए तो आप अग्निदेव के कुछ मंत्र उच्चारित करोगे और फिर अग्नि अस्त्र प्रकट होगा। इस तरीके के कुछ अस्त्र होते हैं जिन पर मंत्रों का प्रयोग समानता होता है, दुश्मन पर फेंक कर प्रयोग होते हैं। याद रखिए, बंदूक जो है वो एक प्रकार का शस्त्र है और बंदूक की जो गोली होती है, जो बुलेट होती है, वो हाथ में पकड़कर नहीं चलाते उसको, वो दुश्मन पर फेंक कर ही लगती है। बंदूक की गोली अस्त्र हो सकती है, बंदूक को तो हाथ में पकड़कर चलाते हैं। बंदूक क्या होगी? बंदूक शस्त्र होगी। धनुष बाण, धनुष को हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं। धनुष एक प्रकार का शस्त्र है, लेकिन धनुष का बाण जो तीर है वो क्या हो जाएगा? वो एक प्रकार का अस्त्र होगा, दुश्मन पर फेंक कर वो चलता है। मंत्रों का भी प्रयोग बाण पर होता है, धनुष पर नहीं होता। किस पर प्रयोग होता है? बाण पर प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर एक सवाल देखिए, एक परीक्षा में था सवाल, भाला, भाला क्या होगा? उत्तर बताइए, भाला क्या होगा? भाला क्या होगा? कि भाला अस्त्र होगा कि भाला शस्त्र होगा? किस कैटेगरी में रखोगे भाले को? गुरुजी मिसाइल क्या है? वाह, मिसाइल एक प्रकार के अस्त्र में आ जाती है, ठीक है ना, एक प्रकार के अस्त्र में आ जाती है। चलिए, हाँ जी, भाला क्या है? देखिए, भाले का प्रयोग किस पर होता है? भाले का प्रयोग होता है सर दुश्मन पर फेंक कर, भाले का प्रयोग फेंक कर ही होता है, ठीक है ना। तो भाला क्या होगा? भाला होगा जी हमारा अस्त्र की कैटेगरी में आएगा भाला, ठीक है। राम दोपहर 2 बजे घर आया, पढ़ने से बता नहीं पाओगे कि यहाँ पर किस प्रकार की गलती है, लेकिन इस ये वाला वाक्य सही नहीं लिखा गया। समानता लोग इसको सही मानते हैं, समानता लोग क्या मानते हैं? इसको सही मानते हैं, लेकिन छोटी सी गलती है यहाँ पर। गलती क्या है? देखिए, राम दोपहर 2 बजे घर आया, किस प्रकार की गलती होगी? पहचान पाए? देखिए, राम दोपहर, इस दोपहर का अर्थ क्या होगा? एक पहर का अर्थ होता है लगभग 3 घंटे। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पहर। दोपहर यानी लगभग 6 घंटे के आसपास का समय बीत गया। सूर्योदय जब से हुआ है उससे 6 घंटे बीत गए।
दोपहर का एग्जैक्ट अर्थ होता है 12 बजे। दोपहर का अर्थ क्या होगा? 12 बजे। इसका अर्थ क्या होगा? 12। यानी दोपहर का अर्थ 12 बजे नहीं, केवल 12 आप ले सकते हो कि जो दिन के 12 बजे है ना, वो इसका अर्थ होगा दोपहर का। अब ध्यान देना जरा, यहां पर जो 2 बजेंगे वो 12 बजे के बाद बजेंगे कि 12 बजे से पहले? यानी सर जो 2 बज रहे हैं वो 12 बजे के बाद में बजेंगे। कब बजेंगे? 12 बजे के बाद में। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, यहाँ दोपहर के बाद एक शब्द और आना था, बाद। राम दोपहर बाद 2 बजे घर आया। बिल्कुल अब ये सही हुआ है, इससे पहले सही नहीं था। समानता हम आम बोलचाल की भाषा में इस चीज का प्रयोग नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आपने आकाशवाणी के कभी समाचार सुने हैं तो वहां पर हमेशा इस चीज का प्रयोग होता है कि आज के समाचार दोपहर 2 बजे बाद प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 2 बजे बाद, 2 बजे बाद, बाद शब्द का प्रयोग होता है। 2 जो बजेंगे वो 12 बजे के बाद में ही बजेंगे, ठीक है ना? तो दोपहर बाद 2 बजे, सटीक रूप क्या होगा इसका? बाद शब्द आएगा, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? दोपहर नहीं आएगा, दोपहर भी आएगा, ठीक है, दोपहर भी आएगा, दोपहर के बाद शब्द जोड़ा जाएगा। ये चीज क्लियर? एक और सवाल, इन सवालों पर देखिए जरा। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, आपका कमीज फट गया है। उत्तर बताइए क्या होगा? सोचिए। पूरी तलवार क्या है? तलवार को आप हाथ में पकड़कर चलाते हो कि दुश्मन पर फेंक कर चलाते हो? तलवार को आप हाथ में पकड़कर चलाते हो कि दुश्मन पर फेंक कर? तो सर इसको तो हाथ में पकड़ के चलाते हैं, तो ये एक प्रकार का शस्त्र होगा, ठीक है ना? अस्त्र और शस्त्र में कंफ्यूज हो गए यार, ठीक है, कंफ्यूज हो गए क्या? ठीक है, कंफ्यूज हो गए क्या? चलिए, गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है। गीता के उपदेश, गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर। देखो यहाँ पर 2 प्रकार की गलती है। पहली गलती क्या है? गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है। देखिए यहाँ पर एक तो अंक की बिंदी आएगी, हितकर है, बहुवचन में ये वाक्य आएगा। पहली गलती तो ये है कि सर है की जगह किसका प्रयोग होगा? गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है। लेकिन सर वहां पर जो के का प्रयोग है ना, ये भी गलत है। गीता के उपदेश नहीं, ये गलत होगा। गीता के नहीं, गीता का उपदेश। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। देखिए अगर आपने गीता का प्रयोग किया है तब तो यहां पर यही होगा कि गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। अगर वहां पर के का प्रयोग किया है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फिर है का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? है का प्रयोग। दोनों तरीके से इसको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर कौन सा रहेगा? अगर वहां पर के आया है तो के को रहने दो, फिर यहाँ पर बहुवचन बना दो इसको, ठीक है ना? फिर यहाँ पर क्या बना दोगे? इसको बना दोगे बहुवचन। अब ये ठीक हो गया, ठीक है, अब ये ठीक हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हो। या फिर अगर इसको एक वचन कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा? का प्रयोग होगा। समानतः वैसे का ही प्रयोग होता है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगा। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि का नियम, सर विधि का नियम ने, विधि के नियम, यहां पर का की जगह किसका प्रयोग होगा? के का प्रयोग होगा कि विधि के नियम। विधि का नियम नहीं, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। अब ये शुद्ध हुआ। आपका कमीज फट गया है, आपका नहीं, आपकी, क्योंकि कमीज स्त्रीलिंग है। आपकी कमीज फट गई है, ये बिल्कुल सही होगा। फट गया है का प्रयोग हटाओ, आपकी कमीज फट गई है, गई है। अच्छा देखिए, कुछ शब्द हैं ऐसे जहां पर बार बार हमें लिखते हुए, चाहे हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लिखते हुए दिक्कत होती है कि सर लिए कैसे लिखें। एक तो लिए ये भी ठीक है, सर कई बार लिए हमको ऐसे देखने को मिलता है। मैंने कहा दीजिए, दीजिए ऐसे लिखें कि सर दीजिए ऐसे लिखें, कीजिए, कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। लाइए, बताइए, बताइए, करिए, उठिए, जागिए, बैठिए। कहां पर सर ये का प्रयोग होगा और कहां पर ये का प्रयोग? इसमें बड़ी दिक्कत होती है। बार बार क्या होता है कि कभी तो हम ये का प्रयोग करके लिखते हैं कि बताइए, कभी हम सर ए का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक है ना? इस तरीके की दिक्कत किस किस को होती है? समानता सभी को होती है इस तरीके की दिक्कत। अगर आपका माध्यम हिंदी है, आपने हिंदी चुनी है, लिखने का तरीका हिंदी है, ठीक है ना, तो दिक्कत होगी।
अन्यथा अगर केवल क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग के लिहाज से ये इंपोर्टेंट नहीं है। क्वालिफाइंग पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें उसके लिए तो इंपोर्टेंट नहीं है। और अगर वैसे अगर हम बात करें, वैसे सभी के लिए साम अमान्य भाषा में इंपोर्टेंट तो होता ही है। ठीक है, इस पर बात होगी कल की क्लास सेपरेट। इसको कल की क्लास में हम देखने वाले हैं। कल क्या है कि सर कुछ विराम चिन्ह है उनसे संबंधित कुछ गलती हो सकती है, और कुछ इस तरीके के शब्द हैं जो कि गलत हो सकते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, जो मंडे है ना, मंडे मंडे से आपका संक्षेपण शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्षेपण। गद्यांशों को छोटा करना, संक्षेपण और पल्लवन शायद मंडे से शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद निबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि निबंध क्या होता है, कैसे होता है। एक और सवाल बताइए, ये रहा। चिंता एक भयंकर व्याधि है, तुम तुम्हारा काम करो, उज्जवल का कमीज फट गया है। देखिए, इन तीनों वाक्यों को शुद्ध करिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट से बताइए कि इनका शुद्ध रूप क्या हो सकता है। पहले वाले वाक्य को पढ़िए कि चिंता एक भयंकर व्याधि है। सोचने का प्रयास करिए कि क्या गलती है, सोचने का प्रयास करिए। हमारी जो जानवी जी हैं वो पूछ रहे हैं, गुरु जी अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा, जरा इनको शुद्ध वर्तनी बताओ कोई। देखो, अगर आपके बैच में कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी शब्द को लेकर परेशान है तो उसकी आप भी हेल्प कर सकते हैं। ऋतु जी कह रही हैं सर मुझे पूछना था कि एमपी। इस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है जी। ऋतु जी परेशान मत होइए, ठीक है। आगे चल, अब जाते। चिंता एक भयंकर व्याधि। व्याधि शब्द को समझो पहले। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है? व्याधि शब्द का अर्थ है समस्या। व्याधि किसे कहते हैं? समस्या को। किसे कहा जाता है? समस्या को। एक और शब्द है आदि। आदि शब्द का अर्थ होता है मानसिक समस्या से, मानसिक समस्या। तो यहां पर व्याधि शब्द आएगा कि आदि शब्द आएगा? तो सर यहां पर जो सटीक शब्द होना चाहिए था ना, व्याधि की जगह आदि शब्द होना चाहिए था। छोटी सी गलती है, और इस छोटी सी गलती के कारण हमारा वाक्य गलत हो गया। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा नहीं होगा। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। और अपना के बाद फिर ये प्रयोग नहीं होगा विराम चिन्ह। उज्जवल, एक तो उज्जवल को ठीक करो। उज्जवल का कमीज, उज्जवल का नहीं, उज्जवल की कमीज, उज्जवल की कमीज, उज्जवल की कमीज फट गई है। उज्जवल की कमीज फट गई है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। उज्जवल की कमीज फट गई है, अब बिल्कुल ठीक हुआ, ठीक है। ये सभी के सभी वाक्य हमने ठीक किए। अब देखिए जरा, यहां पर देखने का प्रयास करना है। हमने लगभग लगभग 300 के आसपास ऐसे वाक्य दिए हैं जिनको आपको देखना है, पढ़ना है कि मैंने तेरे को कितना समझाया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मैंने तुझे कितना समझाया, अब बिल्कुल सही है। जैसा बोओगे उसी प्रकार का काटोगे, बिल्कुल गलत है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहां पर अगर आने का प्रयास, तुमके कितने भाई हैं, गलत। तुम्हारे कितने, वह उसके गांव से आज ही आया, वह अपने गांव से आज ही आया। यानी ये जो शब्द हैं ये है सर सर्वनाम संबंधी गलती। सर्वनाम के साथ साथ अगर आप धीरे धीरे और आगे आओगे तो यहां पर आपको दिखेंगे कि सर विशेषण संबंधी गलती कैसे होगी, कि प्रत्येक बच्चे को 3-3 आम दीजिए। पढ़ने से पता चलेगा कोई भी गलती नहीं है। प्रत्येक बच्चे को 3 आम दीजिए, अब बिल्कुल सही हुआ। मोहन अच्छी अध्यापक है, अच्छी नहीं अच्छा, मोहन अच्छा अध्यापक है। अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस तरीके के लगभग 300 से 400 वाक्य हैं ये, अलग अलग स्तर पर, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ सर कुछ शब्द हमने प्रयोग किए हैं, कुछ शब्द हमने यहाँ पर आपको दिए हैं ताकि आप इनको पढ़ें कि सर ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। व्हाइट वाले बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एम्पायर, एकत्रित, एक्ट, ऐच्छिक, ऐतिहासिक, एनकाउंटर किस तरीके से लिखा जाएगा। इससे ये जो शब्द हैं ये लगभग 200 के करीब हैं। आपका होमवर्क का कार्य क्या है कि इसको पढ़कर आना,
इसको पढ़कर आना। कल फिर मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा और कल की क्लास में हम एक तो लीजिए, दीजिए, खाइए, पीजिए, कीजिए, इन शब्दों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ और कहाँ बात होगी, इन शब्दों के साथ साथ बात होगी सर कुछ विराम चिन्ह संबंधी गलतियों पर। और कई बार क्या होता है, लिखने में हमें पता नहीं होता कि कहां पर सर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, इस तरीके की कुछ गलती। ठीक है, और साथ के साथ अगर इसको सीख लोगे तो लिखने में भी आसानी हो जाएगी। अगर अभी किसी का कोई सवाल है तो तुरंत पूछो अभी। अगर अभी किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट रह गया है तो फटाफट से पूछिए। मैं दे रहा हूं। गुरुजी आम वाला कैसे गलत है? आम वाला कैसे गलत है? कहां पर आम वाला? किधर आम वाला? सूरज जी कह रहे हैं गुरुजी आम वाला कैसे गलत हो जाएगा? कौन सा आम वाला? रिप्लाई तो दे दिया करो आप। अरे मैंने, ठीक है मैंने पढ़ लिया जी, ठीक है ना, मैंने पढ़ लिया कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसका जो उत्तर होगा ना सेपरेट हम देंगे आपके बैच में आकर, ठीक है, परेशान मत होइएगा रितु जी, ठीक है। चलिए बोल दो सर प्लीज क्या, अरे मैंने पढ़ लिया देवताओं। चलिए नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, राधे राधे।